हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू अवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 001 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसने नहीं देखा वो जाके चैनल पे देख लीजिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए, साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप सभी के साथ कि आपको पता है इग्नू में जो भी पेपर आपका बनता है ना, वो कभी भी आपका पूरी बुक से नहीं बनता है। अगर हम स्पेशली इस सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपकी 17 यूनिट्स हैं, बट 17 यूनिट्स में से पेपर नहीं बनता है ना। मिनिमम 3 टू मैक्सिमम 5 to 6 चैप्टर से ही आपका जो पेपर है वो बनता है। तो क्योंकि टाइम बहुत कम है तो हर एक यूनिट के ऊपर सेपरेट वीडियो लाना अभी करंट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आएंगे चैनल पे, वो बाद में आएंगी, बट अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे कि हम उनके लिए लेके आए पिछले 5 साल के सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हमने उनको यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है और हम यूनिट 1 से लेके 17 सब कवर करेंगे। ठीक है, और यही अप्रोच आपकी बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी होनी चाहिए। आपको क्या करना है, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं, उनको यूनिट वाइज डिवाइड करके और उनको अच्छे से कर लेना है। कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कौन सी 3 या 4 यूनिट्स में से पेपर बन जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, सेकंड आप अब देखने जा रहे हैं, थर्ड इसके बाद आएगा। आपको सारे देखने हैं और जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, चलो, इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहे हैं, डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी बनाते टाइम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं, उनका क्या रोल होता है। ठीक है, फर्स्ट है गवर्नमेंट्स रोल। The ruling political party or coalition in power plays a major role in formulating foreign policies. The Prime Minister and External Affairs Ministry represents the government and decide India's international strategy. देखो, कह रहे हैं कि पहला तो ये रोल होता है, जैसे मान लो करंट में जो हमारे पीएम है वो मोदी जी हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी हैं। तो अगर वो बाहर जाके किसी भी देश में कोई स्पीच देते हैं तो वो उनकी खुद से नहीं दे रहे हैं, वो मतलब स्पीच खुद से दे रहे हैं, बट वो वहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट करने नहीं गए हैं, वो वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन वो है तो एक पॉलिटिकल पार्टी से, है तो वो बीजेपी से ना। तो कह रहे हैं फॉरेन पॉलिसी बनाते टाइम पॉलिटिकल पार्टीज का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के जो भी वो होते हैं, आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, वो सब कहीं ना कहीं पार्टी को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मतलब अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या रोल होता है, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। ये क्या होता है, देखो, पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजीज influence foreign policy. For instance, during the Cold War, the Congress-led government followed non-alignment, while the later government focused on globalization and regional cooperation. देखो, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उनकी जो आइडियोलॉजीज होती हैं वो भी हमें फॉरेन पॉलिसी के अंदर देखने को मिलती है। जैसे देखो, अगर हम बात करें कोल्ड वॉर के टाइम पे, तो उस टाइम पे नेहरू जी की सरकार थी, ठीक है, कांग्रेस थी उस टाइम पे। तो उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, उनकी क्या प्रायोरिटी थी कि भाई उन्होंने ना तो यूएस के साथ जाना सही समझा ना यूएसएसआर, क्योंकि एक के साथ जाना दूसरे के साथ दुश्मनी थी। और क्योंकि जो नेहरू थे उन्होंने खुद वेस्टर्न एजुकेशन ली हुई थी और वो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, तो वहाँ पे किसी भी एक को सपोर्ट करना सही नहीं बनता था, इसलिए उन्होंने नाम को प्रेफर किया। तो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी थी, लेकिन अगेन वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे जो जिसका नाम कांग्रेस था। ठीक है, इसके अलावा बाद में जो गवर्नमेंट आई उन्होंने ग्लोबलाइजेशन पे ध्यान दिया। ऐसे उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उन्होंने रीजनल कॉर्पोरेशन पे ध्यान दिया। ठीक है, अगला है पार्लियामेंट्री डिबेट्स। तो यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी होती है वो तो फॉरेन पॉलिसी में योगदान देती है, इसके अलावा जो ऑपोजिशन की पार्टी होती है ना, वो भी पार्लियामेंट में बैठ के क्या करती है, फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करती है। ठीक है, उसको अपोज करती है या फिर कुछ चेंजेस की डिमांड करती है, और उसके बाद जो रूलिंग पार्टी होती है वो उस पॉलिसी में रिफाइन जो भी चेंजेस होते हैं वो करके दोबारा से प्रेजेंट करती है। तो रूलिंग पार्टी के साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी भी रोल प्ले करती है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे। ठीक है,
फोर्थ में कह रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। देखो इसमें ये कह रहा है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना उनसे कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, यानी कि स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब यहाँ पे अगेन, अब शुरू में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही होंगी अब तक, मान लो फॉर एग्जांपल रशिया, तो उसने हमारे रिश्तों को मजबूत ही किया है ना। आपने देखा होगा जब भी न्यूज़ में हम कोई डील साइन करते हैं, कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो न्यूज़ वाले ना मतलब हिस्ट्री दिखाने बैठ जाते हैं कि उस समय पे, उस टाइम पे रशिया ने हमारा साथ दिया था या हमने रशिया को सपोर्ट किया है ना, हमारे बीच में ये डील्स हुई, ऐसे ऐसे साथ दिया। ठीक है, तो कहते हैं कि इससे क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है, और हर पार्टी का अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है, अपनी अलग प्रायोरिटीज होती है। जैसे करंट में बीजेपी की प्रायोरिटीज क्या है कि यूएस जैसी जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे बने रहे, साथ ही साथ जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे बने रहे। ठीक है, अगला है कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, हम सब जानते हैं, गठबंधन की सरकार। तो इसको मैं थोड़े आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं जो भी एग्जाम्पल देती हूँ ना वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपका जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जाम में लिखना नहीं लिखना वो आपके ऊपर है, आपको जैसा सही लगे। तो फिफ्थ में हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोएलिशन की गवर्नमेंट में क्या होता है। अभी हम सब जानते हैं बांग्लादेश में क्या चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे हिंदुओं के साथ, बंगालीज के साथ क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं मान लो अगर अभी सेंटर में बीजेपी के साथ जो ममता बनर्जी है उनकी सरकार बन जाए, तो क्योंकि ये कोएलिशन की गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पे ममता बनर्जी बीजेपी से बात करके, क्योंकि वो कोएलिशन में है, ठीक है, तो कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए कह सकते हैं बांग्लादेश के टूवर्ड्स, जिससे क्या हो, वहाँ पे जो हमारे बंगालीज हैं या जो हिंदूज हैं, ठीक है, वो सेफ हो सके। राइट, तो ये कह रहे हैं ना कोalition गवर्नमेंट allied parties often influence foreign policy particularly when their interests align with specific global और regional issue। ठीक है, इसके अलावा 6 पॉइंट भी कह रहे हैं पब्लिक ओपिनियन एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये कह रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना ये फॉरेन पॉलिसीज का इस्तेमाल करती हैं वोट गेन के लिए। अगेन क्या होता है, ये दिखाते हैं कि जैसे हम मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है XYZ, तो वो क्या करेगी, वो सब कुछ गिनवाने बैठ जाएगी कि हमने इस देश के साथ ये रिश्ते बनाए हैं, हमने फॉरेन ट्रेड को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है ना, और हमारा देश कितने आगे जा रहा है, देश की कितनी वाहवाही हो रही है, हमने क्या करा है। तो वो जितने भी काम गिनवाते हैं, जो भी पॉलिसीज गिनवाते हैं ना, उससे वो अपना वोट गेन करते हैं कि हाँ भाई इन्होंने देश के लिए इतना सब किया है। ठीक है, अगला कह रहे हैं ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन। तो कह रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी, अगेन वही, अगर आज के टाइम पे हमारे जो पीएम है, क्योंकि देखो वो बीजेपी से है, तो अगर वो कहीं भी जाते हैं तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, खुद को नहीं करेंगे। तो ग्लोबली इंडिया की कैसी इमेज बनती है ये भी पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है। कल को अगर कांग्रेस आएगी, वो क्या इमेज बनाते हैं वो उनके हाथों। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी शेप हाउ इंडिया प्रेजेंट्स इटसेल्फ ग्लोबली, रिफ्लेक्टिंग डोमेस्टिक गोल्स एंड कल्चरल वैल्यूज। आखिरी पॉइंट है पॉलिसी इनिशिएटिव्स। ये कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफन बियर द हॉलमार्क ऑफ द रूलिंग पार्टीज एजेंडा, सच एज इंडियाज लुकिस्ट पॉलिसी अंडर कांग्रेस एंड एक्टिस्ट पॉलिसी अंडर बीजेपी। अगेन ये कह रहे हैं, अगेन वही वाली बात है कि प्रायोरिटीज हैं, अलग अलग पार्टी के आइडियोलॉजीज हैं, तो वो उसके हिसाब से क्या करते हैं, वो उसके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। और एक ना हॉलमार्क लग जाता है, जैसे कि कांग्रेस के टाइम पे इंडिया की लुकिस्ट पॉलिसी थी, है ना, बीजेपी के टाइम पे एक्टिस्ट पॉलिसी है तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, लेकिन एक हॉलमार्क आ गया, एक टैग आ गया कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है ये वो सरकार लेके आई थी, अब जो ये पर्टिकुलर पॉलिसी है ये सरकार लेके आई है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन राजीव गांधी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया फॉरेन पॉलिसी। अगेन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में राजीव गांधी जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ये हम देखते हैं। ठीक है, एक चीज और, आपकी बुक में सिर्फ ये जो पूरा आप कह सकते हो टॉपिक है राजीव गांधी फॉरेन पॉलिसी, ये सिर्फ लिट्टे से रिलेटेड दिया हुआ है। ठीक है, श्रीलंका और लिट्टे का जो इशू था, लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए गवर्नमेंट बुक से ही और बाकी जगह से, सोर्सेज से, वेरीफाइड सोर्सेज से ये सब ऐड किया है, जिससे आपको एग्जाम में थोड़े और पॉइंट्स मिल जाएं। ठीक है, ये कह रहे हैं राजीव गांधी फॉरेन पॉलिसी फोकस्ड ऑन मॉडर्नाइजिंग इंडिया एंड एनहांसिंग इट्स ग्लोबल स्टैंडिंग। ये कह रहे हैं राजीव गांधी जी की फॉरेन पॉलिसी कुछ ऐसी थी कि वो इंडिया को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, है ना, और ग्लोबली हमारी पोजीशन को इनहेंस करना चाहते थे। पहला जो इसका पॉइंट है नाम, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने नाम को ना कंटिन्यू रखा,
है ना. So he continued India's commitment to non-alignment but sought to make it more dynamic by engaging with both superpowers during the Cold War. इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस चीज को कंटिन्यू रखा, नाम जो हमारा था कि हम किसी एक के साथ नहीं जाएंगे. ठीक है. अगला ये कह रहे हैं इम्प्रूव्ड यूएस रिलेशंस, वर्क ऑन मेंडिंग टाइज विद द यूएस, एम्फोसाइजिंग ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट. इन्होंने क्या करा, इन्होंने यूएस के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाए. ठीक है. जैसे कि हमने क्या किया था उस टाइम पे, राजीव गांधी जी ने, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, एक हाईटेक कंप्यूटर था, एक रूम साइज जितना, मतलब वो था, आई थिंक RMP-24 था, आप एक बार चेक कर लेना अगर मैं गलत हूँ. तो राजीव गांधी जी ने ये डिमांड करी थी, बट अमेरिका को लगा कि उससे हम न्यूक्लियर प्रोग्राम जनरेट कर लेंगे, तो उन्होंने हमें उसको दिया था RMP-14 समथिंग. ठीक है. तो मतलब हमें उसका लोअर वर्जन दिया था. तो अगेन हमने ये पहल की, क्यों? क्योंकि हम चाहते थे, राजीव गांधी चाहते थे कि यूएस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट. अगला है क्लोज यूएसएसआर टाइज, यानी कि यूएसएसआर के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाने थे. सो इन्होंने मेंटेन किया स्ट्रॉन्ग रिलेशंस सोवियत यूनियन के साथ, इकोनॉमिक कॉपरेशन की, डिफेंस कॉपरेशन. यूएसएसआर से भी इन्होंने MiG-24 जेट के लिए डिमांड की थी. ठीक है. अगला है, मतलब डील सामने रखी थी. अगला है रीजनल पीस. सो एडवोकेटेड फॉर पीस इन साउथ एशिया, ही सेंट इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस टू श्रीलंका टू मीडिएट इन द सिविल कॉन्फ्लिक्ट दो इट फेस्ड क्रिटिसिज्म. देखो यही कारण भी बना था इनके असैसिनेशन का. असैसिनेशन हम जानते हैं, किलिंग समवन फॉर पॉलिटिकल रीजन. जब किसी राजनीतिक कारण की वजह से किसी की हत्या होती है, किसी को मारा जाता है, उसको असैसिनेशन बोलते हैं. तो श्रीलंकन गवर्नमेंट और लिट्टे, जो कि एक रेबल ग्रुप था, उनके बीच में जो फाइट चल रही थी उसको शांत करने के लिए राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा था. ठीक है. मैटर सॉल्व करने के लिए. हालांकि वो हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है. ठीक है. तो और हाँ, ये पहली बार था जब इंडिया ने किसी देश के अंदर इंटरवीन किया था, वरना हमने कभी भी किसी देश के अंदर के जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं इंटरवीन नहीं किया था, बट यहाँ पे पहली बार किया था. ठीक है. अगला क्या फॉरेन पॉलिसी थी इनकी, स्ट्रेंथन सार्क, तो प्रमोटेड द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन टू इनहांस रीजनल कोलैबोरेशन. तो ताकि आसपास के जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सब कोलैबोरेट करें, हम कोऑपरेशन करें, है ना, अच्छे मतलब कोऑपरेट करके काम करें और सब आगे बढ़े, है ना, इसलिए सार्क को भी प्रमोट किया था. अगला है अफ्रीका एंड एशिया. सो सपोर्टेड एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीकन, strengthen ties with developing nations in Africa and Asia. इन्होंने अफ्रीका और एशिया के अंदर जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट्स थे उनको सपोर्ट किया था. ठीक है. अगला है टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी, फोकस ऑन इम्पोर्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूविंग इंडिया साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल बेस थ्रू इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस. अगेन वही यूएस और यूएसएसआर जैसे ग्लोबल पावर्स के साथ इन्होंने टाई करा, जिससे कि क्या हो, उन टाइज की वजह से हमारे रिश्ते भी मजबूत हो और हम क्या करें, ग्रो करें. ठीक है. साइंस एंड टेक के मामले में और हर चीज में. अगला है ग्लोबल डिसआर्मामेंट. तो अगेन ये बिल्कुल न्यूक्लियर के सपोर्ट में नहीं थे. ठीक है. साथ में जो यूएन फोरम पे जो भी मतलब डिबेट्स होती थी वहाँ पे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट उन्होंने किया. और अगला है आउटरीच टू द ईस्ट, यानी कि स्ट्रेंथन रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर इंडियाज लेटर लुक ईस्ट पॉलिसी, जो कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था. ठीक है. कांग्रेस के टाइम पे आई थी. So Rajiv Gandhi's foreign policy aimed to balance tradition with modernization while keeping India's interest at the forefront. ये कह रहे हैं राजीव गांधी की फॉरेन पॉलिसी ऐसी थी कि भैया अभी देश को भी आगे लेके जाना है और इंडिया की इंटरेस्ट की भी बात करनी है और मॉडर्नाइजेशन पे भी ध्यान देना है. ठीक है. चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द मेन अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी टेन्योर. अब हम देखेंगे इंदिरा गांधी जी की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो कैसी रही. इसके अलावा एक क्वेश्चन और है इस यूनिट से, वो है नेहरू जी की पॉलिसी, वो भी आ सकती है. तो मैं आपको उसका थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. ठीक है. अगर इन केस एग्जाम में आता है तो नेहरू जी की इंडियन पॉलिसी कुछ ऐसी थी कि जब चाइना की बात आई तो हम पंचशील लेकर आए थे, नेहरू जी लेकर आए थे. ठीक है. इसके अलावा 3 उन्होंने पैक्ट साइन किए थे. ठीक है. एक था नेहरू नून पैक्ट. ठीक है. एक था या आप ऐसे छोड़ो, आप ये याद करो, एक था जो रिफ्यूजी क्राइसिस वाला हुआ था. ठीक है. लियाकत अली के साथ हुआ था. उसमें क्या था कि जो भी माइनॉरिटीज थे, जैसे इंडिया के अंदर मुस्लिम और पाकिस्तान के अंदर हिंदू, तो उनके लिए माइनॉरिटी कमीशन बनाया था. ठीक है.
दूसरा जो था वो हुआ था आपका बेरूबरी यूनियन नंबर 12 के लिए, ठीक है। उसमें क्या था, जो कुछ हिस्सा था वो पाकिस्तान को दिया जाना था, जिसकी वजह से 9th अमेंडमेंट एक्ट आया। और तीसरा कौन सा किया था नेहरू जी ने, अयूब खान के साथ किया था, वो था इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें 3 ईस्टर्न नदी का कंट्रोल भारत के पास और 3 वेस्टर्न नदी का कंट्रोल पाकिस्तान के पास गया, ठीक है। तो ये अगर नेहरू का क्वेश्चन आता है तो आप वो आंसर लिखेंगे। चलिए वापिस आ जाते हैं इंदिरा गांधी टेन्योर पे। इंदिरा गांधी फर्स्ट टेन्योर, Indira Gandhi succeeded Lal Bahadur Shastri as the PM after Nehru. Indira Gandhi had the longest tenure as the nation's PM. ये कह रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी आई थी, ठीक है। नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जो कि जिनका जो टेन्योर था वो काफी लंबा रहा, ठीक है, सबसे लंबा रहा। कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। पहला बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर 1971, अगेन बांग्लादेश को आज़ाद कराने की जो लड़ाई थी, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी सपोर्टेड ईस्ट पाकिस्तान स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस लीडिंग टू इंडियाज विक्ट्री इन द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 एंड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, जिसमें हमारी जीत हुई थी और बांग्लादेश एक सेपरेट नेशन बन गया था 1971, ठीक है। अगला है स्ट्रेंथनिंग टाइज विद द सोवियत यूनियन, यानी कि इंदिरा गांधी ने बहुत सारी जो ट्रीटी या फिर कॉपरेशन कह सकते हो, ये साइन करी किसके साथ, यूएसएसआर के साथ रिश्ते और अच्छे करने के लिए। तो इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन इन 1971 विद स्ट्रेंथन इंडिया स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टाइज विद द सोवियत यूनियन। तीसरी इनकी पॉलिसी थी शिमला एग्रीमेंट 1972। ये क्या है, द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 वॉज ब्रॉट टू एन एंड बाय साइनिंग द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड भुट्टो। ये गांधी और भुट्टो के बीच साइन हुआ था, जिसमें क्या था कि जो 1971 का इंडो पाक वॉर हुआ था उसके बाद ये था कि अब जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी डिस्प्यूट रहेंगे, उनको हम नेगोशिएशन या फिर डायलॉग्स के थ्रू, है ना, ऐसे बातचीत करके सॉर्ट कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो अंडर द एग्रीमेंट बोथ द कंट्रीज resolved to settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations, ठीक है। So they also agreed to respect each other's national unity and territorial integrity, जिसमें ये भी था कि दोनों ही देश एक दूसरे की नेशनल यूनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1974। 1974 में इंडिया कंडक्ट करता है हमारा पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, जिसको नाम दिया जाता है, कोड नेम दिया जाता है स्माइलिंग बुद्धा, जो कि राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में किया जाता है। इसके बाद द टेस्ट कैरियड आउट ऑन May 18, 18 मई को ये टेस्ट किया जाता है, मार्क्ड इंडिया एज द 6th कंट्री टू पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स। दिस ऑपरेशन वाज ऑफिशियली, उसके बाद इसको नाम दे दिया जाता है पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है। और ये जो टेस्ट है ये इंदिरा गांधी इसलिए कंडक्ट कराती है, दिखाने के लिए कि इंडिया की क्या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, ठीक है। चलिए अगला है इंदिरा गांधी सेकेंड टेन्योर। So Indira Gandhi's second tenure as Prime Minister of India lasted from 1980 to 1984. After losing the 1977 elections, she returned to power in 1980 with a strong mandate. अब क्या था, क्योंकि 1977 की इलेक्शन से हार चुकी थी, उसके बाद जब ये आई तब क्या हुआ, her government faced many challenges like economic problems, social unrest and the rise of separatist movement in Punjab. पंजाब के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, काफ़ी सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल अनरेस्ट इनकी पार्टी को अब फेस करना पड़ रहा था, ठीक है, अगेन जो इनके असैसिनेशन का कारण बना, ठीक है। Gandhi took a tough stance on these issues, leading to Operation Blue Star in 1984, where the Indian Army was sent into the Golden Temple to remove the militants. देखो क्या होता है कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे, ठीक है, जो मिलिटेंट्स थे वो गोल्डन टेम्पल में छिपे हुए थे अमृतसर में, गुरुद्वारा में, ठीक है। तो वहाँ पे इंदिरा गांधी ने टफ स्टांस लिया, एक कदम उठाया कि उन्होंने मिलिट्री को, टैंक समेत और सारी चीज़ें गोल्डन टेम्पल में उतरवा दी, ठीक है, किसके लिए, मिलिटेंट्स को पकड़ने के लिए, जो कि हमारी सिख कम्युनिटी है या फिर जो पंजाबी हैं, ठीक है, मोस्टली पंजाब, और जो हिंदू भी थे, मतलब किसी को भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दिस ऑपरेशन वाज कंट्रोवर्शियल एंड लेड टू हर असैसिनेशन बाय हर सिख बॉडीगार्ड लेटर दैट ईयर। उसके बाद इंदिरा गांधी के जो एक सिख बॉडीगार्ड थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन इंडो यूएस रिलेशन एंड इंडो ईयू रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन वाले काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। इसके बाद 2 और हैं, ठीक है। चलिए इंडो यूएस रिलेशन,
पहला है इकोनॉमिक रिफॉर्म. इन द अर्ली 1990 इंडिया ओपन इट्स इकोनॉमी लीडिंग टू इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद द यूएसए. दिस इकोनॉमिक एंगेजमेंट लेड द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्गर टाइज. पहला कह रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म. अच्छा, हम जो ये पढ़ने वाले हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं जब इंडिया यूएस के रिश्ते सही थे तो वो पढ़ रहे हैं. अगर पूछा जाए कुछ ऐसा कि कहाँ पे जो इंडिया और यूएस के रिश्ते थे वो सही नहीं थे, तो वो कहाँ नहीं थे पता है? वो तीन ऐसे कारण थे जिसकी वजह से नहीं थे. पहला कश्मीर इशू. कश्मीर इशू को लेके हमारे और यूएस के रिश्ते सही नहीं थे. और दूसरा है जो यूएस आर्म्स ट्रांसफर कर रहा था पाकिस्तान को. इंडिया ने बोला भी था कि इसको पाकिस्तान हमारे खिलाफ यूज करेगा, बट यूएस ने नहीं माना. लेकिन बाद में ऐसा हुआ, पाकिस्तान ने वो जो भी आर्म्स थे उनको हमारे खिलाफ यूज किया. ठीक है. उसके बाद तीसरा था एनपीटी. क्योंकि इंडिया ने मतलब सोचा कि हमें ये लगा जो कि था एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि हमें लगा कि काफ़ी डिस्क्रिमिनेटेड है, इसलिए हमने उसको साइन नहीं किया था. ऑल्दो हम इसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करते कि भाई न्यूक्लियर वेपन को हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये वो नहीं, लेकिन हमने एनपीटी को डिस्क्रिमिनेट समझ के साइन नहीं किया था. ठीक है. तो इस चीज़ से भी हमारे और यूएस के रिलेशन थोड़े सही नहीं थे. तो ये तीन कारण थे. अब इस पर वापस आते हैं. पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म. तो कहना है अर्ली 1990 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था, जिसमें हमने यूएस के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते बनाए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मामले में. ठीक है. अगला है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. बोथ कंट्रीज बिगिन टू सी ईच अदर एज इंपॉर्टेंट पार्टनर्स. अब दोनों कंट्री एक दूसरे को अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर समझ रही हैं. दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ हाई लेवल डायलॉग्स एंड एग्रीमेंट, जिसकी वजह से अब हाई लेवल मीटिंग्स, डायलॉग्स, एग्रीमेंट साइन होने लगे थे दोनों के बीच. ठीक है. अगला है न्यूक्लियर कॉपरेशन. इन 2005 यूएस इंडिया साइन सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट. इट्स अ शिफ्ट इन देयर रिलेशनशिप. 2005 में जो यूएस इंडिया के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन होता है ना, यहाँ से रिश्ते और अच्छे होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है डिफेंस कोलैबोरेशन. Military cooperation increased with joint exercise, defense skills and technology sharing becoming key aspects of partnership. अब क्या हो रहा था? मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ रहा है, जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, डिफेंस सेल्स हो रहे हैं, हम उनसे हथियार खरीद रहे हैं. ठीक है. टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है, ये सारी चीज़ें तो और ज़्यादा रिश्ते मजबूत हो रहे हैं. सो द न्यू रिलेशनशिप कंटिन्यूज टू ग्रो with both nations working together on global issues like counter-terrorism, climate change and technology. यहाँ तक कि जो 9/11 का हमला हुआ था उस पर इंडिया ने खुल के सपोर्ट किया था यूएस को कि हम आपके साथ हैं टेररिज्म से लड़ने के लिए. ठीक है. तो ऐसे ही अब रिश्ते चलते आ रहे हैं, डील साइन हो रही है, ट्रेड हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है और रिश्ते चलते आ रहे हैं. चलो अगला है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन. तो वो जो तीन इशू हमने देखे थे ना, जो हमारे और यूएस के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, वो सेम ईयू के साथ भी था. ईयू को यानी यूरोपियन यूनियन को ये लगता था कि हम कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं. ठीक है. इसलिए ईयू हमसे काफ़ी नाराज़ था. और इसके अलावा रिश्ते और भी अच्छे नहीं थे जब एनपीटी, अगेन वही वाली चीज़ कि हमने साइन नहीं किया था क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटेड था. वहाँ पे भी इनको लगा कि हम ऐसे मतलब स्प्रेड कर रहे हैं. ठीक है. बट बाद में सब ठीक थोड़ा बहुत होने लगा. चलो. There are several limitations faced by India's in its economic interaction with EU. कुछ limitations भी रही. पहला है trade barrier. Tariff, quota and differing regulations can make it harder and more expensive to trade goods and services between India and EU. कह रहे हैं कि टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं, कोटाज हैं, अलग अलग रेगुलेशंस हैं और जो गुड्स और सर्विसेज है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से इंडिया और ईयू के बीच में ना ट्रेड काफ़ी मुश्किल रहा. ठीक है. अगला है कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी. तो यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि किसी भी ट्रेड या एग्रीमेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं और जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लेंदी और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफ़ी जटिल हो जाता है. ठीक है. अगला है मार्केट एक्सेस इश्यूज. यानी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन को कभी कभी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि दोनों की मार्केट्स एक दूसरे के लिए फुली ओपन नहीं थी. ठीक है. इतने सारे रूल्स रेगुलेशन, ऊपर से टैरिफ, कोटा, ऊपर से लेंदी प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ठीक है. और उसके बाद भी ओपन मार्केट पूरी तरीके से नहीं थी. अगला है लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड. तो अलग अलग लेबर लॉज, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स भी अलग सेट किए हुए हैं. इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि there are restriction limitation on foreign investment which can limit the economic collaboration between business in India and EU. तो यहाँ पे थी आपके इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस. और आखिरी है जियो पॉलिटिकल टेंशन. पॉलिटिकल डिफरेंसेस सच एज दोज रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी और ह्यूमन राइट्स. ठीक है. वही कश्मीर वाला इशू कैन समटाइम्स स्पिल ओवर इनटू इकोनॉमिक रिलेशन क्रिएटिंग एडिशनल चैलेंजेस. तो ये भी कभी कभी जो
कह सकते हो कि रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हो पा रहे थे, उसका कारण बना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, emerging trends in India China relation और India Russian relation since the mid 1990s। ठीक है, पहले देखते हैं इंडिया चाइना रिलेशन। फर्स्ट पॉइंट है बॉर्डर टेंशन। Despite talks, border disputes continue, especially after the 2020 Galwan Valley clash. Both countries have increased military presence along the LAC, leading to ongoing tension. थोड़ा सा पहले जाते हैं। देखो, इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने 1949 में चाइना को एक इंडिपेंडेंट नेशन एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो नेहरू चाइना के साथ रिश्ते अच्छे रखने चाहते थे, क्योंकि ये ऑब्वियसली हमसे बॉर्डर शेयर करता है, कहीं ना कहीं हमारा पड़ोसी ही लगा एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन जो चाइना की 5 फिंगर या फिर पाम पॉलिसी थी, जिसमें इसने हमारी कुछ स्टेट्स के ऊपर क्लेम किया था, ठीक है, वहां से रिश्ते थोड़े खराब होने शुरू हुए। उसके बाद जब दलाई लामा आ गए इंडिया में, तो इनको लगता था वो एक सेपरेटिस्ट है जो कि क्या कर रहे हैं, तिब्बत में चाइना के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, और इंडिया ने उनको शरण दे दी। इंडिया तो सबको शरण दे देता है, तो यहाँ से भी रिश्ते खराब हो गए। ठीक है, आ जाओ बॉर्डर टेंशन पे। तो कह रहे हैं बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है, अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, जैसे कि 2020 में गलवान वैली क्लैश हुआ, बातचीत होती है बट उसके बाद भी डिस्प्यूट चलता रहता है। तो अब क्या है, मिलिट्री की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा LAC पे बढ़ गई है, क्योंकि टेंशन चलती रहती है। अगला है इकोनॉमिक टाइज। Trade between India and China remains strong, but India is also focusing on reducing dependence on Chinese imports and promoting self-reliance। देखो कह रहे हैं इकोनॉमिक टाइज ऐसे हैं कि ट्रेड तो होता है दोनों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ये फोकस है कि जितना हो सके हम उसके ऊपर डिपेंड ना हो, और हम अपनी ही चीज़ों को ज़्यादा वो करें, प्रमोट करें, है ना, सेल्फ रिलायंस। चलो अगला है डिप्लोमेटिक टॉक्स। Both nations are holding talks to resolve border issues peacefully, though progress has been slow। ये कह रहे हैं कि दोनों ही जो देश हैं वो आपस में कोशिश करते हैं कि भाई बातचीत से, मतलब हम तो करते ही हैं, है ना, कि हम बातचीत से क्या कर सके, जो भी हमारा डिस्प्यूट चलता रहता है, बॉर्डर इश्यूज, ये निमट जाए, लेकिन वही प्रोग्रेस बहुत स्लो है। ठीक है, अगला है स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन। इंडिया एंड चाइना कम्पीट फॉर इन्फ्लुएंस इन एशिया। दोनों ही हमेशा कंपटीशन में रहते हैं, पर्टिकुलरली इन एरियाज लाइक टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलायंस। ठीक है, चलो अगला है इंडिया रशियन रिलेशंस। ठीक है, रशिया हमारा दोस्त है ना। अब तक हमने ये देखा है, आगे देखते हैं क्या रिश्ते हैं। तो सिंस द मिड 1990 Indo-Russian relations have remained strong, rooted in historic ties and mutual interest, and they continue to have strong relations today. But the nature of their partnership has evolved. पहला है defense cooperation. India still buys a lot of military equipment from Russia, such as fighter jets, tanks, missiles. Russia remains one of the biggest defense supplier. तो रशिया हमारा one of the biggest defense supplier है, जिससे कि हम फाइटर जेट्स, रशियन गन्स, टैंक्स, मिसाइल्स ये सब खरीदते हैं। अगला है एनर्जी पार्टनरशिप। सो इंडिया एंड रशिया वर्क क्लोजली ऑन एनर्जी प्रोजेक्ट। इंडिया बाइज ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम रशिया एंड इन्वेस्ट इन रशियन एनर्जी फील्ड। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज ग्रोइंग एनर्जी नीड्स। हमारी जो ग्रोइंग एनर्जी नीड्स है उसके लिए ज़रूरी है, और इसीलिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के किस में, रशियन एनर्जी फील्ड्स में। और हम इंडिया से हम रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस लेते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, स्पेस के टॉपिक पे, स्पेस के इशू पे हम साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, स्पेस कोलैबोरेशन। इंडिया एंड रशिया हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वर्किंग टुगेदर इन स्पेस रिसर्च। चलो अगला है ट्रेड। While defense and energy are key parts of relationship, trade between India and Russia is still not as high as expected. Both countries are working to improve this by exploring new areas like pharmaceuticals, agriculture, technology. कह रहे डिफेंस में अच्छा है, स्पेस रिसर्च अच्छा है, एनर्जी अच्छा है, लेकिन ट्रेड के मामले में अभी जितने अच्छे होने चाहिए उतने अच्छे रिश्ते नहीं है। बट हम कोशिश कर रहे हैं, नए नए आइडिया, उसको क्या बोलते हैं, एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम ट्रेड कर सके। अगला है बैलेंसिंग रिलेशन विद अदर कंट्रीज। इंडिया हैज़ बिन डेवलपिंग क्लोजर टाइज विद द US एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज। देखो हम रिश्ते अच्छे कर रहे हैं US और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। While Russia has grown closer to China due to geopolitical tension with the West। अब क्या है, रशिया और वेस्ट के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन रहते हैं, तो रशिया चाइना के क्लोज हो रहा है।
But India and Russia try to balance their relationship with other countries while maintaining their strong partnership. भाई ऐसा है कि हमारी दोस्ती तो रहेगी, हाँ ये है कि हमें किसी और के साथ रिश्ते और इम्प्रूव करने हैं, तुम्हें किसी और के साथ करना है, लेकिन हमारी जो दोस्ती है वो तो ऐसी रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है, वो वाली बात है। अगला है ग्लोबल डिप्लोमेसी। इंडिया एंड रशिया ऑफन सपोर्ट ईच अदर इन ग्लोबल फोरम्स लाइक यूएन। इंडिया और रशिया एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं यूएन जैसे ग्लोबल फोरम्स में, ठीक है। However, India maintains a neutral stance on some issues such as Russia-Ukraine conflict, focusing on peace and dialogue. लेकिन हम क्या है, हम अगेन भाई हम कभी भी इंटरफेयर नहीं करते किसी के बीच में। तो रशिया यूक्रेन वॉर में भी हमारा यही था कि भैया प्यार से बातचीत से जो है आप अपना ये जो मैटर है इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाईलाइट द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कोई भी मतलब आप प्रीवियस से उठा के देख लो, मिल ही जाएगा आपको ये क्वेश्चन आधे से ज्यादा में, ठीक है। चलो पहला है नो फर्स्ट यूज। भारत कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। हमने देखो ये बोला हुआ है, ना ही हम कभी पहले किसी के ऊपर अटैक करते हैं, ना ही करेंगे। अगर कोई करेगा तो हम जरूर करेंगे। इंडिया कमिट्स टू not using nuclear weapons first in any conflict, using them only in retaliation if attacked by nuclear weapon, ठीक है। दूसरे credible minimum deterrence CMD, इसका मतलब है हम ये कहते हैं आर्सेनल्स रखो लेकिन इतनी जिसकी जरूरत है, और बहुत मैसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे वो हिरोशिमा नागासाकी वाला सीन नहीं होना चाहिए कभी, ठीक है। सो इंडिया मेंटेन्स अ मिनिमल बट इफेक्टिव न्यूक्लियर आर्सेनल टू डिटर थ्रेट विदाउट एमिंग फॉर मैसिव स्टॉक पाइल्स। चलो अगला है सिविलियन कंट्रोल। इंडियाज न्यूक्लियर वेपन आर अंडर स्ट्रिक्ट सिविलियन कंट्रोल विद द प्राइम मिनिस्टर एंड न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ओवरसीइंग ऑल डिसीजन। कह रहे हमारा जो न्यूक्लियर कंट्रोल है वो पीएम और जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उनके पास है, वही सब देखते हैं, और ऐसे ही मतलब किसी गलत हाथों में या वैसे नहीं है, ठीक है। चलो अगला है NPT नॉन प्रोलिफरेशन। इंडिया प्रमोट्स न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। हम प्रमोट करते हैं कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई किसी के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। अपोजिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन दो इट इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ NPT। अगेन हमने NPT साइन नहीं किया था क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी था, लेकिन हम प्रमोट भी नहीं करते कि भाई न्यूक्लियर वेपन रखो, ठीक है। अगला है न्यूक्लियर सिक्योरिटी। इंडिया इज कमिटेड टू सिक्योरिंग इट्स न्यूक्लियर एसेट्स एंड प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम फॉलिंग इनटू द रॉन्ग हैंड्स। हम गलत हाथों में कभी नहीं जाने देते, ना कभी जाने देंगे। क्या पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया emphasizes using nuclear energy for peaceful purpose like electricity generation and medical application। तो ये कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है ना, हम उसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और मेडिकल एप्लीकेशन के लिए। तो ये है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। हम कभी पहले अटैक नहीं करेंगे, मैसिव अटैक नहीं करेंगे, कोई अटैक करेगा तो ही हम सिर्फ जवाब देंगे। NPT हमने साइन नहीं किया था, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रमोट कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स को, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सार्क एंड कमेंट ऑन इट्स प्रोस्पेक्ट्स। चलो फर्स्ट है मेंबर्स। सार्क इंक्लूड 8 साउथ एशियन कंट्रीज। सार्क में 8 साउथ एशियन कंट्रीज है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। पर्पस क्या है? 1985 में बनाया था। सार्क का पर्पस है, एम है रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना, सोशल प्रोग्रेस करना, साथ में ही कल्चरल डेवलपमेंट करना, ठीक है। की एरियाज कौन से जिस पे सार्क फोकस करता है? इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ अक्रॉस साउथ एशिया। कि भाई ये जो भी 8 देश है ये सब आसपास के पड़ोसी हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक कोलैबोरेशन करना है, पॉवर्टी खत्म करनी है, हेल्थ केयर पे ध्यान देना है, एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है, साइंस एंड टेक पे ध्यान देना है, एक दूसरे को हेल्प करना है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अगला है फ्री ट्रेड एरिया, जिसे हम साफ्ता कहते हैं, जो किस लिए लाया गया है? जिससे कि जो टैरिफ्स हैं उनको रिड्यूस करा जाए और आपस में जो ट्रेड है उसको बूस्ट किया जाए। अगला है एनुअल समिट। तो कह रहे हैं कि हेड्स ऑफ स्टेट मीट्स एनुअली to discuss initiative and policies, but political tension often affect its functioning। कह रहे हैं जो political tension है, जैसे कि मान लो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई है, इसकी वजह से कभी कभी इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है ना, इतना इफेक्टिव नहीं रह पाता। अगला, लेकिन एनुअल समिट होता है जिसमें बातचीत होती है। अगला है सेक्रेटेरिएट, जो कि है नेपाल काठमांडू में, जहाँ से सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जाता है और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। चलो प्रोस्पेक्टस क्या है?
With more commitments, SAARC can improve trade and economic partnership benefiting all member countries. ऐसी ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप करते हैं कि सबका भला हो. अगला है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पर्टिकुलरली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफ डिसरप्ट कॉपरेशन लिमिटिंग SAARC इफेक्टिवनेस. अगेन वही वाली चीज़, इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, इतने ज़्यादा क्या अच्छे नहीं है. ठीक है. अगला है प्रोस्पेक्ट फॉर सोशल डेवलपमेंट. SAARC could improve health, education, poverty reduction by collaborating on these shared goals. ठीक है. हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन द इंडियाज पॉलिसी विद अदर नेशंस इन साउथ एशिया. ठीक है. चलो. साउथ एशिया. The South Asian regional state system includes country like India, Pakistan, Bangladesh, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स. अभी जो हम SAARC में पढ़ के आए हैं वही है ये. ठीक है. Key features include political diversity with democratic monarchies and other form of governance. देखो काफ़ी political diversity है इन देशों के अंदर. कैसे? कहीं डेमोक्रेसी रही, कहीं मोनार्की, कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं पे ऑटोक्रेसी होगी, है ना. तो सारे में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस हमें देखने को मिली पहले के टाइम पे. ठीक है. दिस रीजन फेस चैलेंजेस. अब ये सभी रीजन ने क्या चैलेंजेस फेस करे हैं? पॉवर्टी, एथनिक डाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल टेंशन, स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो. दिस रीजन शेयर्ड कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज लाइक कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशन. लेकिन देखो टेंशन रही वो अलग बात है, पॉवर्टी है, एथनिक डाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल टेंशन अलग बात है, लेकिन बहुत सारा जो कल्चर और जो हिस्टोरिकल टाइज है वो हमारे बंधे हुए हैं. जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की अगर सिर्फ बात ले लो, ऐसे तो नहीं है पाकिस्तान में जाके आप हिंदी बोलोगे तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, है ना. ऐसे ही आसपास नेपाल में जाके बोलोगे तो समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छे रिश्ते भी हैं. ठीक है. कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन रिलीजन है, कॉमन ट्रेडिशंस है. अगला है इकोनॉमिकली साउथ एशियन कंट्रीज आर डेवलपिंग एंड मेनी रिलाई ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड रेमिटेंसेस. कहने इकोनॉमिकली साउथ एशियन कंट्रीज अच्छा कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर, ट्रेड, रेमिटेंसेस इनकी अगर बात करें तो. डिस्पाइट रीजनल कॉपरेशन एफर्ट्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक SAARC, political conflicts often hinder unity. Environmental issues such as climate change and natural disaster also impact the region. India, because of its geographic size and location, economic and industrial base and military strength, occupies a pivotal position in this region. Environmental issues भी बहुत हैं, climate changes भी बहुत हैं, natural disaster भी इन सभी regions को impact करते हैं. लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो क्योंकि देखो एकदम साउथ एशिया में, ऊपर से हम बिगेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया के हार्ट में रहते हैं, ऊपर से इंडिया हमने पहले वाली वीडियो में देखा था ना 15,000 किलोमीटर की हमारी बहुत सुंदर माउंटेन रेंज है ना. 7,500 किलोमीटर का हमारा कोस्टल रेंज है. तो हमारी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, जोग्राफिकल साइज और लोकेशन बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल बेस अच्छा है, हमारी मिलिट्री बहुत अच्छी है, और अब तो पॉपुलेशन के मामले भी नंबर 1 पे ही है. ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया की बहुत पाइवटल पोजीशन इंडिया ने ऑक्यूपाई करी हुई है पूरे इस साउथ एशियन रीजन के अंदर. ठीक है. चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने शेयर भी कर दी होगी, कमेंट और लाइक भी कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन बी स्टडी और टेक.